हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज फिर से नए सेशन के साथ हाजिर हो गए हैं हम आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को इन डिटेल चर्चा करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखेंगे और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आए हैं। पहली हाईलाइट क्या है, आयरलैंड नॉर्वे स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। यहाँ पर एक जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत है एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड है, नॉर्वे है और स्पेन वगैरह जो है बाकी कंट्रीज़, इन्होंने क्या किया है, पैलेस्टीन को अब एक नई कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बोला है। पैलेस्टीन पहले से इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, लेकिन अब बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था वो अब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर पैलेस्टीन को एक कंट्री की तरह क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो इज़राइल जो अपना उसके ऊपर में एक दिखा रहा है अधिकार कि पैलेस्तीन वाला एरिया उनका है, गाजा पट्टी वाला एरिया उनका है। इज़राइल जो जिस चीज़ को लेकर के इतना युद्ध कर रहा है, इतना ज़्यादा वो बॉम्बार्डमेंट कर रहा है पैलेस्तीन के ऊपर में, इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो पैलेस्तीन के फेवर में खड़ी होंगी। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, आगे चल करके इसमें बहुत न्यूज़ बनेगी। कई सारे दो गुट बट जाएंगे, कई कंट्रीज़ होंगी जो इज़राइल के फेवर में होंगी, कई कंट्रीज़ होंगी जो पैलेस्तीन के फेवर में होंगी। तो ये न्यूज़ चलती रहेगी, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ह्यूमन ड्रग विथ वेट लेबल पुट्स गवर्नमेंट बॉडी इन अ स्तूप। तो यहाँ पर एक बहुत ही क्या है, एक तरीके से लापरवाही निकल के आई है केरला में। और वहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक हॉस्पिटल में जो कंपनियाँ होती हैं जो कि ड्रग बनाती हैं, मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, उन्होंने क्या किया है कि ह्यूमन के यूज़ होने के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं, जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं या फिर आई ड्रॉप्स होते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो एनिमल से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं उसकी लेबलिंग लगा करके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या कर दिया है, उसको उन्होंने सेल कर दिया है। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी लापरवाही निकल के आई है। फिलहाल जो कंपनी है उनने ऐसा बोला है कि वो जो दवाई है वो तो ह्यूमन के यूज़ की ही है, बस लेबलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो क्या मुद्दा है उसके बारे में देखेंगे और इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। अगली हमारी जो क्या है हाईलाइट, जस्टिफाइड बैलेंस। यहाँ पर बात की गई है कि जो अभी जुडिशरी है वो किस तरीके से काम कर रही है और जुडिशरी के ऊपर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कई बारी नेगेटिव एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं इस तरीके से कि अभी जो जुडिशरी है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है। कुछ मामले ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो कहती है कि ये एग्जीक्यूटिव का इंटरनल मामला है, वो संसद देखेगी, पार्लियामेंट देखेगा। इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरीके से जुडिशरी को डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मेजर रोल किसका बताया गया है कि जो सोशल मीडिया है हमारे यहाँ पे, उनका एक मेजर रोल बताया गया है कि सोशल मीडिया क्या कर रही है, जुडिशरी को एक तरीके से डीफेम करने का काम कर रही है। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है, उसको देखेंगे, मुद्दे क्या है, साथ के साथ में किस तरीके से एक बैलेंस बनाने की बात की गई है इसके बारे में बात करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है कंबोडिया म्यांमार लाओस इमर्ज एज अ हब ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ही समझ में आ जा रहा है कि जहाँ पर एक पूरा ग्रुप होता है, जैसे स्लीपर सेल वगैरह होते हैं। तो स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, एक तरीके से वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। किसी अन्य देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश में बम ब्लास्ट करवा देता है। कैसे? क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को या फिर बाहर से अपने लोग भेज करके क्या करता है, वो जगह जगह पे उनको इंटीग्रेट करके इस तरीके की हरकतें कराने के लिए क्या करता है, फाइनेंशियली मदद करता है या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ों को हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरीके की अभी न्यूज़ निकल के आई है कि जो कंबोडिया म्यांमार और लाओस है वहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके के ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं वो हब बने हुए हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम के। हमने कुछ दिनों पहले भी ये न्यूज़ देखी थी कि जो कंबोडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया से लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का उनको झांसा दे करके, और फिर वहाँ पर क्या कराया जा रहा है, एंटी इंडियन जो है वो वहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। इंडियन के द्वारा खुद ही इंडियंस को क्या किया जा रहा है, स्कैम के थ्रू लूटा जा रहा है। इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो इसके बारे में ये न्यूज़ आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैप के थ्रू कंबोडिया म्यांमार और लाओस की पूरी जो आप रीजनल जो एक तरीके से स्पेशलिटी है उसको देखेंगे। वो कौन से ओशन में आता है, उसकी नेबरिंग कंट्री कौन है, इंडिया से वो कितने बॉर्डर साझा करता है या नहीं करता, जैसे म्यांमार की बात कर लें। तो इसको लिहाज से देखते हुए हम प्रीलिम्स को देखते हुए भी क्या करेंगे, मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पर रिविज़न कर लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या रहेगी, बिम्स्टेक को लेकर के न्यूज़ है। बिम्स्टेक गेट लीगल पर्सनालिटी आफ्टर चार्टर कम्स इनटू फोर्स। तो बिम्स्टेक के बारे में क्या हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ निकल के आई है, एडिटोरियल के थ्रू बात की गई है। तो इसमें छोटी न्यूज़ है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे बिम्स्टेक को क्या करेंगे, पूरा
रिवाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, इस तरीके के संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारे जो संगठन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एफएटीएफ से भी कोई बारी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, एक तरीके से बहुत सारे देशों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं, साथ के साथ में तरह तरह के मामले देखते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन का हो, चाहे वो एक तरीके से टेररिज्म को रोकने का, या फिर फाइनेंशियल जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं आतंकवाद को देखने के लिए, या फिर उसको किस तरीके से आगे लेकर के चला जाता है, तो उसके ऊपर एक कंट्रोल रेगुलेशन लगाने का काम एफएटीएफ करती है। तो बिम्स्टेक हुआ, एससीओ हुआ, एफएटीएफ हुआ, ये इस तरीके की जो संगठन होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपके एग्जाम के लिहाज से भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक जो जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका पूरा एक टॉपिक ही है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफाइंड तो है नहीं, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है। हमारा एक रेफरेंस क्या होता है, मेंस में जो सिलेबस का पॉइंट हमको दिया गया है वही वो एक तरीके से रेफरेंस के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रीलिम्स के लिए। साथ के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एक रेफरेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रीलिम्स के लिहाज से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, SC6 रिपोर्ट ऑन हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव मटेरियल बाय कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है कोलकाता का, उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से एक नया जो एक ऑर्डर पास किया है, और उन्होंने बोला है कि जो भी एक सेंसिटिव केसेस होते हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड, जो डाटा कोर्ट के पास में होता है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, एक तरीके से कहना चाहिए कि टाइट एक रेगुलेशन में रखने की, या फिर एक तरीके से बचा करके रखने की ज़रूरत है, सो दैट किसी भी तरीके से जो डाटा है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डाटा इस तरीके का वो क्या हो, ब्रीच ना हो। तो इसको लेकर के ये एक इनिशिएटिव है। ये जो है आप एग्जाम्पल के थ्रू कभी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से इस सारी चीज़ों को सेंसिटिवाइज़ किया जा रहा है, या फिर उनकी संवेदनशीलता के बारे में सोचा जा रहा है। ये केस ऐसे होते हैं जिसमें किसी महिला के साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं तो उसकी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी होती है वो बहुत अफेक्ट होती है। रेप वगैरह के केसेस होते हैं तो विक्टिम्स जो है वो बहुत पूरा लाइफ टाइम सफ़र करता है, तो उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बना करके रखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, व्हेन कंट्रोल इज़ डिस्कस्ड एट रिफॉर्म। तो यहाँ पर बात की जा रही है जुडिशरी के बारे में, साथ के साथ में किसके बारे में, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में। आगे जो न्यूज़ है, धनकर इन तेहरान, इंडिया शोज़ सॉलिडेरिटी विथ ईरान। तो अभी ईरान के जो राष्ट्रपति रईसी जी की डेथ हुई, अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या किया, अपना एक तरीके से संवेदना व्यक्त की। अभी हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, वो भी क्या गए हैं, ईरान गए हुए हैं कंसोलिडेट करने के लिए एक तरीके से, और अपनी एक तरीके से ये चीज़ ईरान को बताने के लिए कि इंडिया साथ में खड़ा है उनके। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ क्या है, इजराइल फ्यूरियस यूरोपियन ट्रायो रिकॉग्निशन पैलेस्टीन। तो जो हमने फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस की है वही यहाँ पर लास्ट न्यूज़ है। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो अभी इजराइल थोड़ा उससे डरा हुआ है, और इजराइल बहुत सारे अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, मानवता को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मेडल देने की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मानवता को हानि पहुँचाई है। इनके यहाँ पे एक केस हुआ था 710 का केस बोला जाता है, वो बहुत ही बड़ा था। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, उसी तरीके से इजराइल में 710 एक मामला है। तो उसका हवाला देते हुए बोला है कि फ़लस्तीन ने इतना सारी चीज़ें हमारे साथ की हैं, साथ के साथ में जो इनिशिएट किया गया था अगर ये वॉर, तो वो फ़लस्तीन नहीं किया था, जो वहाँ के हमास ग्रुप था उन्होंने इजराइल के ऊपर में उस दिन हमला किया था जिस दिन वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो इजराइल ने अपना पक्ष रखा है, बाकी सारी कंट्रीज़ ने अपना पक्ष रखा है, ये पूरी न्यूज़ है। तो अच्छे से अभी हाईलाइट के थ्रू हमने देखा, अब इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या इनमें सारे मुद्दे हैं और यहाँ से हमारे लिए काम की चीज़ क्या है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ हमारी क्या है, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दा बनी हुई है। 3 कंट्रीज़ के नाम, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। याद रखिएगा, हो सकता है पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अभी हाल ही में 3 कंट्रीज़ हैं, 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने की बात कर रही है या फिर देश का, एक कंट्री का दर्जा देने की बात की है। तो वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो ये बोल रही हैं कि वो क्या करेंगे, फ़लस्तीन को अब एक तरीके से नई कंट्री के रूप में वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और ये सारा चीज़ हो क्यों रहा है, क्यों ये जो पूरा एरिया है जो
जहाँ पर बहुत सारा ये डिस्प्यूट बहुत समय से चल रहा है और इसकी वजह से इस एरिया में पूरी की पूरी शांति जो है वो भंग हो गई है। तो मानवता को बचाने के लिए और वैश्विक शांति को लाने के लिए ये जो कंट्रीज़ हैं आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ये क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलिस्तीन को क्या करने जा रहे हैं, एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इजराइल को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इजराइल ने यहाँ पर रिएक्ट किया है। इजराइल का सपोर्टर यूएसए है, तो यूएसए भी सपोर्ट करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर बाकी कंट्रीज़ ने इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया है तो धीरे धीरे चल के और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आएंगी, स्पेशली यूरोप की कंट्रीज़ तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि यूरोप जो है वो मानवाधिकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ होती हैं मानवाधिकार को लेकर के बहुत चलती हैं, वो क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा जोड़ के देखती है इन सारी चीज़ों से। तो यूरोप जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है ख्यालों के हिसाब से, साथ के साथ में वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके चलता है। तो वहाँ पर इस तरीके से अगर किसी 2-3 कंट्रीज़ ने अभी रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया है तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी कंट्रीज़ इस तरीके के इनिशिएटिव लेंगी और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़े और वो आगे चल के क्या करे, इस वॉर को यहीं पर स्टॉप कर दे। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। आज छोटी न्यूज़ेस हैं और जो एडिटोरियल है वो एक दो जो इम्पॉर्टेंट है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे। न्यूज़ कम है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आज हम कलेक्ट करेंगे, उसको आगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ये जो है जीएस पेपर 3 से आपका हेल्थ सेक्टर में क्या कमियां हैं, यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल मिल सकता है। बात कहाँ पर की जा रही है, बात की जा रही है कि कर्नाटका एक स्टेट है जो हमारे साउथ इंडिया का है और वहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन ड्रग विथ वेट्स लेबल पुट्स गवर्नमेंट बॉडी इन अ सूप। तो यहाँ पर बात की गई है कि कर्नाटका का एक कंपनी है जो कि क्या करती है, ड्रग बनाने वाली कंपनी है, दवाओं का वो क्या करती है, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करती है। नाम क्या है उसका, KSMSCL। ठीक है, तो ये कर्नाटका स्टेट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है और यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने अभी क्या कर दिया है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बनाई है ह्यूमन मेडिसिन, यानी कि जो मानव के लिए, हम लोगों के लिए, जो आम लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, जैसे कि कभी ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स होते हैं। तो इन्होंने दवाई तो बनाई है ह्यूमन मेडिसिन, लेकिन उन्होंने उस पर लेबल क्या लगा दिया है, लेबल लगा दिया है एनिमल मेडिसिन का। जब भी कंपनी से कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होकर निकलती है तो वहाँ पर लेबल के थ्रू पता चलता है कि ये किस यूज़ में आने वाली है। हर जो दवाई होती है उसके पीछे देखिएगा अलग कलर होता है कई बारी, और वो किस यूज़ के लिए है, कई में रेड लिखा होता है कि वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं। इस तरह की अलग अलग लेबलिंग के द्वारा, साइन के द्वारा ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट की जाती हैं कि कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है इस कंपनी से। और मुद्दा ये है कि लगभग जितने भी यहाँ पर स्टॉक इन्होंने तैयार किए थे इस तरीके से गलत लेबल के थ्रू, उन्होंने उसको क्या किया है, उन्होंने इसको हॉस्पिटल्स को सप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर दिया है। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स को ये जब सूचना गई कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, तो जो पेशेंट सुनेगा उसको क्या होगा, पैनिक अटैक आएगा, कि भाई उनको ऐसा लगेगा कि जानवरों की दवाई हम इंसानों को दे दी गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लेबल की गड़बड़ी हुई है, मेडिसिन तो वही है। फिलहाल कंपनी ने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी है। हमारे यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है उसके तहत इसको लेकर के क्या है, आगे चल के इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ के साथ में पेनल्टी वगैरह लगाने का भी क्या है, प्रोविज़न है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है हमारे यहाँ पर तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है हमारा, उसके तहत इस तरीके की क्या की जाती है, पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ का मुद्दा है ये, कर्नाटका का। ठीक, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, जस्टिफाइड बैलेंस के बारे में बात की जा रही है। जस्टिफाइड बैलेंस किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब सारा मुद्दा अभी मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में ही हमने इजराइल और पैलेस्टीन से लेकर के देखा। ठीक है, तो ये जो है आपका जीएस पेपर 2 में ही कोर्ट वाला जो आपका इंटरनेशनल मुद्दे आते हैं वहाँ पर आपको इसको क्या करना है, लिंक करना है। अभी जो मुद्दा क्या चल रहा है, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या काम करती है कि कोई भी मामला होता है या फिर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर
कर दिया, कोई ऐसी मानवता के खिलाफ काम कर दिया, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उन मामलों को देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जो अपराधी होता है उसको सजा देती है, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि क्या काम करता है, जब बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके के कोई मामले आते हैं, तो उनको देखने का, इन्वेस्टिगेट करने का और सज़ा सुनाने का काम करती है, ठीक है। अभी आईसीसी की हिस्ट्री भी जानेंगे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल हम यहाँ पर एडिटोरियल समझते हैं कि बात क्या की गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी हाल में अगर आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस रह गई है, तो अगर यहाँ पर आप हमास का देख लें, हमास और इजराइल के बीच में वॉर के बारे में देख लें, तो अक्टूबर 7 यानी कि पिछले साल 2023 में जो ये आईसीसी है, इन्होंने क्या किया था, हमास और इजराइल को एक तरीके से वार्निंग दी थी कि इस तरीके का जो है इन ह्यूमैनिटेरियन जो ये काम कर रहे हैं, जो इनको मानवता के खिलाफ ये जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और इनके 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जिनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, जिनको कोई मतलब नहीं है हमास से, जिनको कोई मतलब नहीं है कि इजराइल की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो बहुत सारी आम जनता, निर्दोष जनता क्या हो रही है, डेथ हो रही है उनकी, और इस हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, ठीक। तो इसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल अक्टूबर 7 में ही आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक तरीके से क्या किया था, वार्निंग जारी की थी इन दोनों ग्रुप्स को, इजराइल को साथ के साथ में हमास को, कि उनको वॉर तुरंत के तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी वॉर रुकी क्या? वॉर रुकी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके रेलेवेंस के ऊपर, इसके महत्व के ऊपर, कि क्या ये अब इतनी रिलेवेंट रह गई है जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। इसके बारे में ये पूरा मुद्दा चल रहा है। इसमें पूरी कहानी बोली गई है कि अगर आप बात कर लीजिए रशिया और यूक्रेन की वॉर की, तो सेम चीज़ें निकल के आई हैं कि पहले हमास और इजराइल जैसा मामला चल रहा है, इससे पहले से, बहुत पहले से रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, वो भी अभी तक नहीं रुका है। चाहे कितने भी सैंक्शंस लगाए जाए, चाहे कितने भी फोर्स किया जाए, रशिया जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारी कंट्रीज से, तो वो क्या हो रहा है, वो भी स्टेप बैक नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके के मामले जो हैं, इससे सफ़र कौन कर रहा है? इससे रशिया और यूक्रेन की जनता सफ़र कर रही है, इससे हमास और इजराइल की, जो हमास ग्रुप है वहाँ पर, जो पैलेस्तीन है वहाँ की जनता, साथ के साथ इजराइल की जनता है, वो सफ़र कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, आईसीसी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कि क्या ये बहुत सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है। साथ के साथ में अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, कोर्ट क्या होता है, दोनों पक्षों को सुनने का काम होता है कोर्ट का। वो ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष को सुन के और दूसरे पक्ष के खिलाफ में क्या कर दे, अपनी सज़ा सुना दे। दोनों पक्षों को सुनने का और उसको मौका देने का काम होता है। तो यहाँ पर जब इस कोर्ट में इजराइल को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज़ पहुँची हैं कि इजराइल के ऊपर में सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए या उसको कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें, तो ये आईसीसी क्या करता है, मामलों को सुनता है। लेकिन जब तक अगर दोनों ग्रुप के बीच में गलती है, दोनों ने ही, हमास की भी गलती है, इजराइल की भी गलती है, तो फिर क्या होगा, दोनों को एक तरीके से बोला जाएगा कि मीडिएशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को यहीं पर रोक दिया जाए, ठीक है। इसमें फिर किसी एक व्यक्ति को आप सज़ा नहीं दे सकते जब आपको मालूम है कि दोनों पार्टी क्या है, एक तरीके से गलत है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे निकल के आते हैं। तो आईसीसी के ऊपर में बहुत बड़ा, अभी फिलहाल के आईसीसी के मैकेनिज्म के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर के ये पूरा एडिटोरियल था, बहुत छोटा था, लेकिन इसमें आईसीसी के ऊपर में कुछ बातें कही गई हैं कि किस तरीके से उसको वे फॉरवर्ड लेके चलना चाहिए था। एक जिस काम के लिए इसको बनाया गया है उसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करने की कोशिश करने का ये, ठीक है। तो जस्टिफाइड बैलेंस की बात इसीलिए की गई है। अब चलते हैं यहाँ पर आईसीसी के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, काम क्या करता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे कोर्ट होती है, वो क्या काम करती है, क्रिमिनल जो भी मामले होते हैं या फिर जो आपके सिविल मामले होते हैं उनको देखने का, उनको जांच करने का और सज़ा देने का काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही आईसीसी का भी काम है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में है, ठीक है। और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है इसके तहत आते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, नरसंहार, मानवता के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं या फिर कोई युद्ध अपराध होता है, इन सब के ऊपर में क्या करते हैं, मुकदमा इनके यहाँ पर दायर किया जाता है। ये उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और जिस भी पार्टी की, जिस भी पक्ष की गलती दिखती है उसको वो सज़ा देने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आईसीसी की स्थापना सबसे पहले तो कहाँ पे हुई है, रोम में, ठीक है। रोम में एक तरीके से, जिस तरीके से बहुत अलग अलग जगह पर डिक्लेरेशन होता है, जहाँ पर भी कोई मान लीजिए
चीज़ें मीटिंग होती है किसी पार्टी से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उस जगह के नाम पे क्या किया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है कि पेरिस की संधि तो यानी कि पेरिस में हुई है। अभी हम आगे बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में, बैंकॉक डिक्लेरेशन तो वो बैंकॉक में हुआ था, तो इस वजह से। तो ठीक है, तो ये जो आईसीसी है उसको बोला जाता है रोम संविधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1998 में। कई बारी प्रीलिम्स में आपसे डेट तो नहीं लेकिन ईयर जरूर पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट वाइज। मल्टीपल स्टेटमेंट यूपीएससी हमेशा ही देता है और वो बोल देता है कि इसकी जो स्थापना है वो रोम के कन्वेंशन के थ्रू हुई है और 1998 में हुई है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस डेट के आसपास में चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, अदरवाइज डिलेमा वाली स्थिति आ जाएगी और आप क्या हो जाएंगे, गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो आईसीसी की स्थापना रोम संविधि के द्वारा हुई है। कब हुई है? 1998 में। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2002 में। जिस तरीके से CAA 2019 में कानून आया था लेकिन रूल 2024 ला के उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बिल्कुल वैसे ही आईसीसी 1998 में बन गया था लेकिन 2002 में इसको क्या किया गया, एक तरीके से पूरी तरीके से लागू किया गया। ठीक है, सदस्यता के बारे में देखेंगे तो क्या है, ये इंटरनेशनल है, मतलब कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो लगभग 123 सदस्य देश इसमें है। ठीक है, और मतलब कि ये सारे लोग क्या है, जितने भी सदस्य देश हैं इसके, उनको एक रोम कानून है और रोम कानून के तहत क्या करना होता है, काम करना होता है। और जब भी ये जो रोम कानून है इसका वायलेशन होता है तो आईसीसी के तहत उनको क्या किया जाता है, सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, जितने भी ये 123 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें आपके कौन कौन है, इसमें आपके देखेंगे तो आप जो बहुत सारे 123 मेंबर्स तो हैं ही स्थायी रूप से, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो मेंबर नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर क्या होते हैं, अपनी एक तरीके से जब उनको बुलाया जाता है तो वो आते हैं, उनकी मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं। तो गैर सदस्यों में आपका नाम पूछा जा सकता है USA, चाइना, रशिया, ये सारे जो हैं वो गैर सदस्य हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको यहाँ पर पता क्या लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि इंडिया जो है वो 123 सदस्यों में है या नहीं है। जा करके आपको गूगल सर्च करना है कि इंडिया आईसीसी के 123 कंट्रीज़ में से है या फिर नहीं है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब आईसीसी के क्षेत्राधिकार के बारे में देख लिया जाए कि कार्य कहाँ कहाँ करता है, कितना उसका रीच है, किन किन एरियाज़ में वो जा करके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अगर आप क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मामले होते हैं, जैसे कि हमने देखा मानवता के खिलाफ कोई हो जाए, युद्ध अपराध, कोई भी चीज़ हो जाए। युद्ध अपराध कहने का मतलब है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है उसमें भी एक डेकोरम जो है वो मेंटेन करना होता है। जैसे प्राचीन समय में होता था कि क्या, महाभारत का युद्ध आपने अगर देखा होगा, महाभारत की सीरीज़ देखी होगी तो आपको मालूम है कि एक नियम होता था कि युद्ध जो है वो सूर्योदय के बाद ही स्टार्ट होगा और शाम को सूर्यास्त के बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही सनसेट होगा युद्ध को रोक दिया जाएगा कि चलो भाई अब जाओ, खाओ पियो, सो, एनर्जी जुटाओ, कल फिर से लड़ेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा जो युद्ध ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली लड़ा गया, बाकायदा टाइम दिया गया लोगों को आराम करने का। तो इसी तरीके से जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ ऐसी बाउंड्री लाइन्स होती है जिसको क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, और अगर उसका वायलेशन होता है तो फिर क्या आ जाता है, युद्ध अपराध वाली कंडीशन आ जाती है। साथ के साथ में कई सारी कंट्रीज़ होती हैं जिनके बॉर्डर्स के साथ में डिस्प्यूट होते हैं, उनको भी बहुत सारे इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ पे कोई कोड बना करके इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जाता है, एक तरीके से बना दिया जाता है कि ये इसकी सीमा है, ये इसकी सीमा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कई बारी एक देश दूसरे देश की सीमा में चला जाता है या कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो उनको भी देखने का काम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का होता है। सपोज दैट अगर आप ले लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सिंधु नदी जल विवाद है ना, कि 3 नदियाँ जो है वो हमारे हिस्से में आती हैं और 3 नदियाँ उनके हिस्से में आती हैं, चेनाब और सिंधु, ये सारी। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि ये हमारे यहाँ का सारा पानी अपने यहाँ ले जाते हैं। अरे भाई कैसे लेके जाते हैं, आप ये तो देखो कि पानी का फ्लो किस साइड को है, जिस साइड को पानी का फ्लो होगा, नदी की धारा तो बदल नहीं सकते ना हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे बांध बना करके पानी को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे अगर एरिया के अंदर आता है, हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है तो हम वो काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट पे पहुँच जाता है कि इंडिया क्या करता है, उनका पानी छीन रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो जो आईसीसी है वो क्या करता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यही सारे काम देखने का काम करता है कि भाई
कोई कहीं ऐसा इनह्यूमैनिटेरियन क्राइम ना हो रहा हो, या फिर युद्ध अपराध ना हो रहा हो, या फिर कोई दो कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, ठीक है। जांच और अभियोजन की अगर बात करेंगे तो भाई इन्वेस्टिगेट का कोर्ट का ये जिम्मेदारी होती है, उसके पास अधिकार होता है कि कोई भी मामला उनके पास आएगा तो वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये आईसीसी भी है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। और ये चाहे तो व्यक्तियों पर भी मुकदमा चला सकती है, ठीक है। केवल व्यक्तियों पर ही ये मुकदमा चलाती है, राज्यों या संगठनों पर नहीं चलाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि आईसीसी व्यक्ति के ऊपर लगाती है या फिर राज्यों के ऊपर या फिर कंट्रीज़ के ऊपर भी लगा सकती है मामला, तो आईसीसी जो है वो केवल और केवल क्या करती है, यह आपके व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चला सकती है, न कि किसी संगठन के ऊपर या फिर किसी राज्य के ऊपर। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये आईसीसी की कमी है, और इसी कमी की वजह से अभी क्या हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में जो ये वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं उनके जुरिस्डिक्शन में वो चीज़ें इतनी स्ट्रांगली नहीं है, इसलिए आईसीसी जो है वो स्ट्रांग एक तरीके से स्टेप नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो कमियों के बारे में पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। जितने भी मामले हैं, अगर आप देख लीजिए, युगांडा का मामला रहा, कॉन्गो रिपब्लिक में, माली, ये सारे बुरुंडी, ये जो जितने भी अफ्रीकन छोटे छोटी कंट्रीज़ है वो वहाँ पर गृह युद्ध होता रहता है हमेशा। तो इसको लेकर के बहुत सारे मामले हैं जिसको टाइम टाइम पे आईसीसी ने क्या किया है, अपना जांच की है और कई मामलों में उनको सेटलमेंट भी करा के दिया है, ठीक है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पहली चुनौती तो यही है कि केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। साथ के साथ में कई सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे अभी इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल और किसका हो, पैलेस्टीन का हो, है ना। तो एक तरीके से इनके रिलेवेंस के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, ठीक है। तो ये आईसीसी के बारे में हमने क्या किया, यहाँ पर पूरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बन सकता है उसको देखा, जिसमें हमने क्या देखा, 1998 में स्थापना हुई है, 2002 से उसको लागू किया गया। रोम एक कन्वेंशन या फिर रोम समृद्ध, आप कर लीजिए, रोम कानून के तहत आईसीसी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, जो कि क्या बात कर रहा है, बेसिकली ये एडिटर के द्वारा लिखी गई एक द हिंदू में लेफ़्ट साइड में जो पेज होता है वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, सेटिंग द बार, किसके लिए, ईसीआई के बारे में बात की गई है। द ईसीआई इज़ टू इम्पॉर्टेंट इन इंस्टीट्यूशन टू बी लेफ्ट ऑफ इट्स ओन डिवाइसेस। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, ईसीआई के बारे में। ईसीआई के बारे में बोला गया है कि ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, क्या बोला गया है, टू इम्पॉर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है इसको, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी कहाँ पर आती है, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र यानी कि मैंने पॉलिटी में जब क्लास होगी पॉलिटी की तो वहाँ पर मैंने बताया है कि डेमोक्रेसी बनता कैसे है। ग्रीक लेटर है डेमोस और क्या है, क्रेशिया, ठीक है। यहाँ से डेमोस का मतलब क्या हो गया, लोग, और क्रेशिया का मतलब हो गया शासन। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जब आप रूपरेखा बनाते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं आंसर में, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ग्रीक शब्द से निकल के आया है जिसका मतलब क्या होता है, डेमोस यानी कि लोग, और शासन यानी कि क्रेशिया यानी कि शासन, ठीक है। तो लोगों का शासन जो होता है उसको कहते हैं लोकतंत्र, है ना। और ईसीआई काम क्या करता है, ईसीआई जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो यही काम करता है कि जनता के द्वारा चुनाव को सही से करा करके जनता के द्वारा लोगों को हाईएस्ट अथॉरिटी पर बिठाए। तो एक तरीके से जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो जाकर के आपकी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की जो पद है उसको क्या करते हैं, बैठते हैं वहाँ पर और देश को चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने का काम किसका है, ईसीआई का काम है। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया है कि ईसीआई जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रही है, और स्पेशली कई डाटा भी निकल के आया है जो बात करता है कि लगभग 2-4 सालों से ईसीआई ने इतने सारे अपने एक तरीके से अनदेखी की है या पार्शियलिटी की है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को उन्होंने क्या किया है, फेवर किया है, और दूसरी पार्टी के खिलाफ उन्होंने धड़ल्ले से मामले दर्ज किए हैं। इस तरीके के डाटा भी निकल के आए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस बार जो हमारे यहाँ पे मेन इलेक्शन हो रहे हैं, जो आम चुनाव हो रहे हैं जिनको जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है, कैंपेनिंग हो रही है। कैंपेनिंग में बीजेपी पार्टी भी है और आपकी जो कांग्रेस पार्टी भी है, ठीक है।
तो NPCI या फिर जो बोला जाता है कांग्रेस, पूरा एक जो गठबंधन है, तो ये जो है क्या काम करते हैं, ये लोग जो कैंपेनिंग करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो इनको नहीं बोलना चाहिए था। ECI का काम क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बना करके रखना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता ही इस तरीके से बनाई जाती है कि आपको किस तरीके से आचरण करना है इस पीरियड में, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या निकल के आता है कि दोनों ही पार्टियाँ हैं या फिर बहुत सारी और भी पार्टियाँ हैं, कई बारी जो है वो MCC का क्या कर लेती हैं, वायलेशन कर देती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर देती हैं। लेकिन देखा गया है ECI के मामले में कि उसका झुकाव एक तरफा रहता है, किसी एक पार्टी के फेवर में रहता है, और दूसरी पार्टी के ऊपर एक्शन लेना हो वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और जो वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, एक्शन नहीं लेते। आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें BJP कांग्रेस समझाने के लिए है। आंसर राइटिंग में BJP कांग्रेस यूज़ नहीं करना है, इतना तो आपको पता ही होगा। वहाँ पर क्या है, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा यही निकल के आ रहा है कि रिलेवेंस किस तरीके से ECI अपना डे बाय डे खोता जा रहा है, इसके बारे में बात की गई है। एक तरीके से कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल ध्रुवीकरण के ऊपर काम करें, पोलराइजेशन जिसको बोला जाता है, कि दो ग्रुप्स को, दो धर्म को, दो समुदाय को बिल्कुल बांटने का काम, ठीक है, काम करना चाहिए उनको। किसका, मैनिफेस्टो के हिसाब से अच्छा मैनिफेस्टो बना करके विकास के बारे में बात करनी चाहिए, पर कैंपेनिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी नीतियाँ तो गिनाते ही हैं, सामने वाली पार्टी को क्या करते हैं, डिफेम करने का भी काम करते हैं। अभी हमने कई सारे ऐसे मुद्दे देखे हैं, और कुछ ऐसा मुद्दा आया था जिसमें कि मुस्लिमों के खिलाफ में कुछ बोल दिया था जो नरेंद्र मोदी ने, तो फिर ECI ने क्या किया था, JP नड्डा को नोटिस जारी किया था, ना कि उनको एज अ इंडिविजुअल प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था, बट उन्होंने डायरेक्टली JP नड्डा को क्या किया, नोटिस जारी किया। और उसके जस्ट अपोज में अगर आप देख लीजिए, अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर हो तो ECI डायरेक्ट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करती है। तो इस तरीके से एक तरीके से पार्शियलिटी चल रही है, और ये बोला गया है कि ECI जो है वो बहुत प्रेशर के अंडर काम कर रही है, बहुत ही खुल के स्वतंत्र तरीके से। एक ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के तहत इसको पावर मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखने के बावजूद भी, एक संवैधानिक निकाय होने के बावजूद भी ECI ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम नहीं कर पा रही है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आपने ओवरव्यू समझ लिया। अब यहाँ पर ECI को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मल्टीपल हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग की स्थापना सबसे पहले तो किस तरीके का निकाय है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बनता है, संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब क्या है, जिस निकाय के, जिस बॉडी या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और जो चीज़ें मेंशन नहीं है संविधान के अंदर में, जैसे कि नीति आयोग हो गया, वो उसको आप संवैधानिक निकाय नहीं बोल सकते हैं, उसको तो जनरली कानून पास करके एक तरीके से नीति आयोग के 2015 के बाद में क्या है, प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसकी स्थापना कर दी गई है। तो जो संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं, जिनके बारे में संविधान में मेंशन होता है, ठीक है। तो ECI क्या है, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो भी क्या है, एक तरीके से आपका संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई है, तो 25 जनवरी को हुई है 1950 में। इसीलिए हर साल मतदाता दिवस जो है वो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब 25 जनवरी को किसी एक स्टेट का स्थापना दिवस भी है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, बता देती हूँ। तो ये 24 और 25 जनवरी के बीच में होता है। अब आपको उस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं मतदाता दिवस, ठीक है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ECI की यानी कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि चुनाव आयोग के अंदर में कौन कौन से पदों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बड़े चुनाव हैं वो ECI कराती है, एक को छोड़ के। कौन सा, पंचायत का चुनाव। पंचायत लेवल पे जो भी चुनाव होते हैं ना, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं आपके, वो कौन कराता है, पंचायत का चुनाव जो राज्य आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो कंडक्ट कराता है, ठीक है। बाकी जितने भी टॉप लेवल के आपके जितने भी बड़े लेवल पे बड़े पद के लिए इलेक्शंस होते हैं, वो सारा का सारा ECI कराता है, जिसमें आपके लोकसभा चुनाव भी आते हैं,
राज्यसभा चुनाव भी आता है, राज्य विधानसभा जो आपकी होती है, असेंबलीज होती हैं वहाँ पर, और साथ के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी के लिए क्या है, इलेक्शन हमारा भारत का चुनाव आयोग करवाता है। केवल पंचायत का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। जो पेपर देख रहा होगा बच्चा प्रीवियस ईयर का, उसको मालूम होगा कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो टेंशन डर वाली कोई बात नहीं होती कि किस टॉपिक से क्या पूछ लिया जाएगा। नो डाउट अनसर्टन है यूपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको आइडिया ना लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पिछली बार का पेपर एक्सेप्शनल केस था, उसको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय संविधान का जो भाग है, ठीक है, कहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है, तो आपसे भाग के बारे में भी पूछा जाता है। इनिशियली सभी को मालूम है कि जब इनिशियली संविधान बना था 22 भाग थे उसमें, और फिर बाद में उसको क्या किया गया, अभी फ़िलहाल में वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है चुनाव आयोग कौन से भाग में आता है, भाग 15 में। तो हमारे भारत का चुनाव आयोग जो है वो भाग 15 में आता है। किसके, संविधान का जो भाग 15 है, पार्ट 15 वहाँ पर आता है, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। 324 से 329 में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मेंशन है, सारी की सारी चुनाव से रिलेटेड है। जहाँ पर 324 तो पहले बात करता है किसके बारे में, चुनाव आयोग की स्थापना और पावर के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 324 बोलता है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 325 से पावर मिल गई चुनाव आयोग को। उसके बाद में 324 से पावर मिल गई चुनाव आयोग को। 325 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जेंडर ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी 18 ईयर्स से ऊपर है सभी को वोट देने का राइट होगा। ठीक है, आर्टिकल 326 यानी कि 326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो वयस्क मताधिकार यानी कि वही 18 साल से ऊपर, हमारे यहाँ तो वयस्क 18 साल से ऊपर ही माने जाते हैं। तो आर्टिकल 326 के तहत आप जो भी 18 ईयर से ज़्यादा हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया कौन से आर्टिकल के थ्रू तुम्हें वोटिंग राइट मिला है, तो आर्टिकल 326 के अंदर जितने भी वयस्क लोग हैं उनको वोटिंग राइट मिला हुआ है। ठीक, फिर आर्टिकल 327 में क्या बोला गया है, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में, कि जो भी आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ का तो चुनाव होता ही होता है। जो आपके विधानमंडल हैं, राज्यों के विधानमंडल है, जो यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से काम होगा और उसके लिए कौन नियम बनाएगा, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 327 में। तो कौन नियम बनाएगा विधानमंडलों के चुनाव से रिलेटेड, संसद, जो पार्लियामेंट है, जो कि किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। तो आर्टिकल 327 के तहत राज्य विधानमंडलों का जो चुनाव होगा उसके संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि राज्य विधानमंडल का चुनाव है और उसके लिए नियम संसद क्यों बनाएगी, बट ऐसा नहीं है, संसद ही नियम बनाती है। किसके लिए, आर्टिकल 327 के तहत। ठीक, आर्टिकल 328 क्या बात करता है, 328 बोलता है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की, मतलब कि पहले तो आपने दे दिया संसद को शक्ति कि वो क्या कर सकता है, अब जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए नियम बना सकता है, लेकिन आपने कुछ राज्यों को भी दे दिया शक्ति आर्टिकल 328 के तहत कि राज्य भी अपने हिसाब से थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 329 में क्या है, आर्टिकल 329 में है चुनावी मामलों में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चुनाव के मामले में कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर सकता है, तो नहीं कर सकता है आर्टिकल 329 के तहत, याद रखिएगा। लेकिन इसमें फिर मैटर आता है आगे चल के, बहुत टाइम पे संशोधन हुए हैं। इनिशियली जो है वो कोर्ट जो है चुनाव के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर वही बेसिक स्ट्रक्चर या कुछ भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो वैसे मामलों को वो देखता भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्शन हुआ और फिर किसी ने बोल दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ, ये क्या है, एक तरीके से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब देखने का काम जो है वो चुनाव आयोग का है, और वो चुनाव आयोग ही देखता है कि इसको किस तरीके से लेकर के चलना है। ठीक, आगे अगर आप संरचना की बात करेंगे तो भाई इसमें क्या होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है, बाकी
2 और सदस्य होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पहले चुनाव आयोग के बारे में जब डिस्कशन किया था उस समय देखा था हमने कि जो पहले सदस्य एक हुआ करते थे, उसके बाद से फिर 89 के बाद से उसकी सदस्यता क्या हो गई, बहुसदस्यीय हो गई, यानी कि 3 सदस्य हुए। उसके बाद फिर 1 साल के बाद 1990 में क्या कर दिया गया, उसको 1 सदस्य बनाया गया और फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद से ही अब तक वर्तमान में ऐसा चल रहा है कि 3 सदस्य वाला कॉन्सेप्ट है 1+2 का। एक अध्यक्ष होता है और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं और इनके चुनाव को, इनके नियुक्ति को लेकर के सारा मैटर तो हमने देखा ही है कि पहले ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता था चुनाव चयन समिति में, लेकिन उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया गया है। अब पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इसको लेकर के मुद्दा आया। नियुक्ति और कार्यकाल देखा जाए तो 6 साल या फिर 65 साल, दोनों में से जो भी हो उस तक बने रह सकते हैं ये, यानी कि 6 वर्ष का इनका कार्यकाल हो सकता है या फिर अगर इनकी एज लिमिट 65 साल की हो जाती है तब तक भी ये क्या हो सकते हैं, चुनाव आयुक्त के पद पर रह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करवाई जाती है, चयन समिति के द्वारा। इनको हटाया कैसे जाता है, तो बिल्कुल अगर संसद को लगता है कि ये कुछ मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर में ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, इस्तीफा मांग लिया जाता है उनसे और कार्यकाल समाप्त हो जाता है या फिर उनको पद से हटा भी दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर प्रशासनिक उनकी शक्तियों के बारे में देखेंगे तो क्या क्या काम करता है परिसीमन आयोग बनाने का। परिसीमन करने का मतलब क्या होता है कि कितने एरिया में कितने पॉपुलेशन पे कितनी सीटें रहेंगी, इसका टाइम पे जैसे जैसे नई जनसंख्या आती है, जनगणना आती है, नया सेंसस आता है, उसके बाद एक क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन बोला जाता है, उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वो देखती है कि किस क्षेत्र में आबादी बढ़ी या घटी। अगर किसी क्षेत्र में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर वहाँ पर 1 सीट से अगर काम नहीं चलेगा तो वहाँ पर 2 सीटें फिर अलॉट की जाएंगी, इस तरीके से। तो परिसीमन का काम करती है ये। उसके बाद में अगर आप कह लीजिए कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सलाह देने का भी काम करती है राष्ट्रपति को। ठीक, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से उसको हमने ध्यान से देखा और इसी तरीके से पढ़ाई करनी होती है। अगली बात क्या है, अगली बात है कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस इमर्ज एज अ हब ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जो फाइनेंशियल क्राइम। ठीक है, तो बात की जा रही है कंबोडिया, म्यांमार, लाओस के बारे में। इनिशियली जब हम देख रहे थे हाइलाइट्स तभी हमने बात की थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से हब बना हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम का मतलब क्या है कि वित्त से संबंधित जितनी भी धोखाधड़ी हो रही, जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका एक केंद्र ये सारी कंट्रीज़ बन के निकल के आ रही हैं। कंबोडिया के रिस्पेक्ट में भी बात की थी कि इंडिया से ही लोग ले जाए जा रहे हैं वहाँ पर और फिर क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों को ही लूटा जा रहा है स्कैम के थ्रू। कई बार आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको इतने की लॉटरी लगी है। कई लोग होते हैं अनअवेयर होते हैं, वो अपना पासवर्ड भी दे देते हैं, अपना पिन भी बता देते हैं, अपना जो अकाउंट नंबर है सारी चीज़ें दे देते हैं और खाता क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इस तरीके के मुद्दे, तो हमें क्या करना है, मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लेना है कि भाई कहाँ पर ये चीज़ें हैं। पहली बात की गई है म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार इंडिया के साथ में क्या है, सीमा साझा करता है। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक कि कौन सा, स्पेशली पीसीएस में बनता है कि म्यांमार के साथ में इंडिया के कितने जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा और ये जो पूरा एरिया है म्यांमार वाला है, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो अगर मान लीजिए म्यांमार में इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, ये पूरा जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करके देखिए, तो अगर म्यांमार में इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो बॉर्डर जो यहाँ पर स्टेट्स हैं उनके साथ भी ये दिक्कतें हो सकती है और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, उसके बाद में लाओस है और फिर आपका ये रहा कंबोडिया। तो यहाँ पर कौन इनके पड़ोसी हैं, किस साइड में कौन सा सी है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। कई बारी मैपिंग से क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ म्यांमार है, ये लाओस है और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कंबोडिया। ये तीनों के तीरे एक तरीके से आपको दिख रहे हैं, एक ही पास में है, बीच में बस थोड़ा सा थाईलैंड आ गया है। बाकी ये एक तरीके का चेन बना हुआ है और इस चेन में क्या हो रहा है, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में ही सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इस तरीके के धोखाधड़ी के, फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले निकल के आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर ये आता है, तो ये आपको पूरा दिख रहा है साउथ चाइना सी के आसपास में ये पूरा एरिया है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल वाला ये एरिया दिख रहा है। सारा चीज़ जो है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी वाला पार्ट है जिसको पैसिफिक बोला जाता है, इंडो पैसिफिक बोला जाता है, इस रीजन में ये आते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इसको सर्च कर लेना है, गूगल सर्च, म्यांमार की जो कैपिटल और उसकी करेंसी, ये 2-3 चीज़ें कई बारी पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
आरओ का भी एग्ज़ाम है ही इस साल, तो अच्छे से तैयारी करिए भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीसीएस के लिए भी और आपके यूपीएससी के लिए, तो एग्ज़ाम बहुत पास में है ही। अब चलते हैं बिम्स्टेक के बारे में क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। बिम्स्टेक के बारे में बोला गया है, बिम्स्टेक गेट्स लीगल पर्सनालिटी आफ्टर चार्टर कम्स इनटू फोर्स। तो अभी बिम्स्टेक से रिलेटेड अभी बहुत सारे जो ऐसे संगठन हैं, जैसे बिम्स्टेक हो गया, शार्क हो गया, इनकी जो रिलेवेंस है इसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, कहीं पर भारत है, और जहाँ पर पाकिस्तान चाइना हो जाते हैं वहाँ से भारत हट जाता है। कई बार कहीं भारत पहुँचता है तो फिर चाइना और पाकिस्तान बाइकआउट कर जाते हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस है अपनी रिलेवेंस कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। और बहुत टाइम से ये मुद्दा चल रहा है कि क्यों ना ये सार्क वगैरह को रिप्लेस करके बिम्स्टेक के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ हैं हमारे, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक है और उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके ऊपर में ये पूरी न्यूज़ आई है। हम क्या करेंगे यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में देखेंगे। ठीक, तो बिम्स्टेक की पहले तो स्थापना पहले ये किस रीजन में आता है? बंगाल की खाड़ी, इसका नाम ही है बे ऑफ बंगाल मल्टी जो इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो बिम्स्टेक का जो नाम ही है वही है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन। ठीक, तो ये पूरा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर बात की गई है बिम्स्टेक के बारे में, बंगाल बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जितनी कंट्रीज आती हैं वो इसके क्या है? पार्टिसिपेंट है। ठीक है, और ये काम क्या करती हैं? दक्षिण एशिया में, साथ के साथ में दक्षिण पूर्व एशिया में जो 7 सदस्य, इनिशियली 7 सदस्य थे जिन्होंने मिल करके इसको बनाया। पहले तो 4 ही सदस्य थे, उसके बाद में 3 और सदस्य उसमें जुड़ते गए इस तरीके से। तो 7 सदस्यों का ये पूरा ग्रुप है जिसमें स्थायी सदस्य 7 है और भी बहुत सारे पर्यवेक्षक सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिकल एक तरीके से, साथ के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाने का काम करते हैं। स्थापना कब हुई है? 1997 में स्थापना हुई है, ध्यान में रखिएगा। तो 1997 में किस डिक्लेरेशन के थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 6 जून 1997 को जो है बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। काम क्या करता है? आर्थिक और तकनीकी सहयोग किस एरिया में? बे ऑफ बंगाल, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया वाले रीजन में। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसमें देखा जाए कि पहले इनिशियली इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। पहले इसका नाम केवल और केवल जो बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया, जो 4 कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर बनाया था, उनके नाम पर था। इनिशियली कौन कौन थे इसमें जब ये बना था? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, 4 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने मिलकर के बिम्स्टेक बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिम्स्टेक को बनाने में जब इंडिया का हाथ है तो बिम्स्टेक को स्ट्रेंथन करने में भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर इंडिया को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, बजाय कि ये शार्क जैसी जो हमारी ऑलरेडी पहले से चल रही हैं चीज़ें जो कि अभी रिलेवेंस खोती जा रही हैं। ठीक, तो इनिशियली पूछा जाए कि कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिल करके बनाया था, तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने बिम्स्टेक की स्थापना करवाई। फिर आगे चल के उसमें 1998 में म्यांमार जुड़ गया और फिर इस तरीके से 2 और कंट्रीज़, लाओस, इस तरीके से जुड़ी। ठीक है, 2004 में थाईलैंड में पहली बार बैठक हुई थी और फिर नेपाल और भूटान को भी उसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो इनिशियली याद रखिएगा बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन थे? थाईलैंड थे। ठीक, काम क्या करते हैं? अलग अलग जितने भी इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में टेक्नोलॉजी शेयर करना हो, इकोनॉमिक कोई पार्टनरशिप करनी हो, सारी चीज़ें ये क्या करते हैं? कोऑपरेशन के थ्रू इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। इंडिया के लिए अगर आप रिलेवेंस की बात करेंगे तो क्या रिलेवेंस है हमारी इंडिया के लिए भैया? साउथ चाइना सी, जो दक्षिण पूर्व एशिया, और फिर इधर मिलेगा आपको साउथ चाइना सी। साथ के साथ में चाइना का प्रभुत्व इन सारी जो कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी के साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के अभी हमने मैप में देखा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, तो यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने की क्या होती है? संभावना होती है। और चूँकि बिम्स्टेक में आपको दिखेगा थाईलैंड दिखेगा, थाईलैंड के पास ही हमने कंबोडिया देखा, तो बिम्स्टेक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। साथ के साथ में हमारी पॉलिसीज़ चलती हैं, नेबरहुड फर्स्ट की, एक्ट ईस्ट की, तो इन सारी चीज़ों के लिहाज से बिम्स्टेक की बहुत रिलेवेंस है। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो जो ग्लोबल विश्व की जो 22% आबादी है वो केवल और केवल इसी बिम्स्टेक वाले कंट्रीज़ में रहती है। तो विश्व की 22% आबादी अगर इकोनॉमिक रूप से अगर देखें, वार्षिक वृद्धि अगर कितना है तो 3.4% का ये क्या करते हैं? ग्लोबली कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। इस तरीके से बहुत बड़ा एक रिलेवेंस है इस पूरे बिम्स्टेक का। अगर आप बात कर लीजिए कि इनका पूरा जो कितना काम है तो 2.7
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इनकी जीडीपी है इन केवल और केवल बिम्स्टेक कंट्रीज़ का। 7 कंट्रीज़ मिल करके अकेले 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी निकाल करके लेके आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड भी इनकी रिलेवेंस ज़्यादा है। अब रिलेवेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर भारत भी उसमें मेंबर कंट्री है और इनकी क्या है वर्ल्ड वाइड ग्रोथ अच्छी है, तो फिर हमारा जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारा जो एक तरीके से सोर्स है, डेस्टिनेशन है, वो भी हमारे लिए क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होता है कि हम अच्छा व्यापार कर सके इन सारी कंट्रीज़ के साथ में। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बिम्स्टेक को हमने क्या कर लिया, पीटी के लिहाज से रिवाइज कर लिया। अगली न्यूज़ क्या है, SC सीक्स रिपोर्ट ऑन हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव मटेरियल बाय कोर्ट। तो यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो चीज़ों को सेंसिटिविटी के साथ देखती है। यहाँ पर निकल के आया है केरला हाई कोर्ट का मामला, जहाँ पर बोला गया है केरला हाई कोर्ट ने अपने जो सब उनके नीचे के आने वाले डिविजनल या फिर सेशन कोर्ट्स है, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी सेक्सुअल जो मामले निकल के आते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले या फिर रेप वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं, तो वहाँ पे जो सेंसिटिव डाटा होता है किसी भी महिला का या फिर किसी भी विक्टिम का, तो उसको क्या करना है, बहुत ही एक तरीके से टाइट सिक्योरिटी में रखनी है। किसी भी तरीके से किसी की राइट टू प्राइवेसी का हनन ना हो, किसी का भी पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के ये जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है किसका, केरल हाई कोर्ट का। तो ये छोटी बड़ी न्यूज़ यूज़ कहाँ पे आती हैं, अगर आप एथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एथिक्स के बारे में लिख रहे हैं वहाँ पर, साथ के साथ अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पर, और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट जो डाटा है, एग्जाम्पल है, उसको यूज़ करके अपना जो आंसर है वो दूसरों से थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, एक एज ले सकते हैं। ठीक, अगली जो ये बात की जा रही है किसके बारे में, जुडिशरी के बारे में ही बात की जा रही है। क्रिस्प में बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें नहीं है। बात सिर्फ ये की गई है कि अगर आप अभी देख लीजिए, कोर्ट ने कई सारे ऐसे मामले किए, जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने का काम था। किस बेसिस पे दिया, राइट टू नो, यानी कि जनता को ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया और क्या मामला चल रहा है। तो राइट टू नो के आधार पर उन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। लेकिन वहीं पर केजरीवाल जी को क्या कर दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया, बेल दे दी। क्यों, डेमोक्रेसी का हवाला देकर कि डेमोक्रेसी है, चुनाव है और लोकतंत्र के देश में चुनाव हो रहा है, चुनाव बहुत बड़ा त्यौहार है भैया, हर व्यक्ति को समान मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके के कोर्ट के जितने भी टाइम पे वर्डिक्ट्स आए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के ऊपर में कई बार क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि कोर्ट कहीं पर तो कुछ बोल देती है, कहीं पर बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले लेती है, कहीं पर अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें मनमानी कर देती है। और ये सारा मुद्दा निकल के क्यों आया है, यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है, जितने भी सोशल मीडिया जो हमारे साइट्स हैं, टेलीकॉम जो पूरा सेक्टर है, उसके लिए उसके ऊपर में ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि हमारे यहाँ पे देखिए जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, आजकल तो वही कॉन्सेप्ट चलता है, सबको पता ही है कौन सी मीडिया की बात कर रही हूँ मैं। तो जो न्यूज़ अभी ऐसा है, न्यूज़ एजेंसी ऐसी है जो इनको काम करना था वो काम कर नहीं रही हैं। लोक लुभावन वाली चीज़ें चल रही है कि जो इनको मसाला मिलता है, ऐसा लगता है कि इससे जनता बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ बना करके चला देते हैं। कई बार आजकल ये देखा गया है कि न्यूज़ एजेंसीज जो मिसलीडिंग जो है एक तरीके से क्या करती हैं, एक तरीके से कहनी चाहिए कि सूचना, इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, स्प्रेड करती है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जुडिशरी को एक तरीके से डिफेम करने का काम सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कई ऐसे मामलों में। साथ के साथ में अभी ये भी चल रहा है कि जुडिशरी की जो ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, आप यूट्यूब पे लाइव जा करके आप देख सकते हैं कि कोर्ट क्या मामला कर रहा है, किस तरीके से सुनवाई कर रहा है। तो इसकी वजह से भी कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है और वो कोर्ट की जो क्लिप्स होती हैं, हियरिंग की क्लिप्स, उसको निकाल करके डाल देते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि मुद्दा कुछ और चल रहा होता है, कोर्ट के जज ने कुछ और बोला होता है और वो किसी अलग ही टेंजेंट पे चला जाता है। ठीक, अभी जब कल हमने डिस्कस किया था एक न्यूज़ के बारे में, जहाँ पर बात की थी हमने किसके बारे में, कि एक 17 साल का बच्चा है जिसने पोस्टर कार से अपने 2 लोगों को रौंद दिया। कहाँ पर, पुणे में। हमने बात की थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा 2015 का, उसके तहत जुवेनाइल कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने 17 साल के बच्चे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस बच्चे को बोला कि तुमने ये जो एक्सीडेंट किया है उसके ऊपर ऐसे लिख के बताओ।
तो ये इस तरीके से अब कोर्ट का यहाँ पे क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया कि ये कोर्ट ने क्या बोला है, 2 लोगों को मारा है इस बच्चे ने और उसके ऊपर में उनने उसको छोड़ दिया और उसके फादर को पकड़ लिया। लेकिन कोर्ट भी क्या करेगी, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई बिलो 18 है तो उसको क्या है, उसी तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है माइनर की तरह। लेकिन एक ये भी क्लॉज है हमारे पास में, 16 to 18 ईयर का कोई बच्चा है जिसने क्राइम किया है और हीनियस क्राइम किया है तो फिर उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस ये चाह रही है कि क्या हो, इस बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि ये 17 ईयर्स का है, 16 to 18 में आता है और जो इसने क्राइम किया है वो हीनियस क्राइम किया है। इसलिए ये मामला अभी जो है अपर कोर्ट में भी जाएगा और फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े केसेस आ रहे हैं जुडिशरी के थ्रू जहाँ पर उनको एक तरीके से डिफेम किया जा रहा है या फिर जो कोर्ट है वो भी कई बार थोड़े से गलत एक तरीके से कह लीजिए कि डायरेक्शन में जा कर के जजमेंट दे रही है। तो यहाँ पर बात की गई है कि न्यूज़ एजेंसीज जो भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीविज़न और जो भी सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल के लिए रखा गया है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स जो होते हैं उसमें आपके एग्जीक्यूटिव और आपके जो आप कह लीजिए एक तो विधायिका लेजिस्लेचर, साथ के साथ में कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट और साथ के साथ में मीडिया। 4th पिलर डेमोक्रेसी का कौन है, मीडिया। और मीडिया अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो फिर क्या है, मामला डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए बात की गई है कि सोच समझ के सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट को फैलाना चाहिए। अगली न्यूज़, ईरान के राष्ट्रपति रईसी जो थे उनको एक तरीके से संवेदना व्यक्त करने के लिए तरह तरह के बहुत सारे जो कंट्रीज़ के लोग गए हुए हैं। वहाँ पर हमारे जगदीप धनखड़ जो हैं वो भी गए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे, और उन्होंने जाकर के एक तरीके से संवेदना व्यक्त की है। साथ के साथ ये दिखाया है कि इंडिया अभी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बट गई हैं 2 पार्ट्स में इस मुद्दे पर भी। इज़राइल हमेशा से ईरान का अपोनेंट रहा है तो वो हमेशा से अलग ही है, और साथ के साथ इजराइल का सपोर्टर कौन है, यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो 2 गुटों में यहाँ पर भी चीज़ें बट गई हैं फ़िलहाल। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट हमने चाबहार का जो 10 साल का एग्रीमेंट किया है, अभी जो मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स वगैरह की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर भी ये सारे मुद्दे उठाए जाएँ कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक कंट्री का क्या हो रहा है, एक तरीके से आप कह लीजिए प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, और ये ईरान का इंटरनल मुद्दा तो खैर चल ही रहा है। अगली न्यूज़ क्या है, इजराइल फ्यूरियस एज यूरोप ट्रायो रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो स्टार्टिंग में न्यूज़ हमने डिस्कस की थी कि पैलेस्टीन को 3 कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज़ किया है। स्टार्टिंग में ही देखा कौन कौन है, एक तो है आयरलैंड, दूसरा है स्पेन और तीसरा है नॉर्वे। तो इन 3 कंट्रीज़ ने अभी बोला है कि हम पैलेस्टीन को क्या करेंगे, एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अब उसको लेकर के इजराइल ने अपने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं कि भैया ये जो है मानवता के खिलाफ है, इजराइल में हमास ग्रुप ने हमारे साथ कितना गलत किया इसके बारे में भी सोचिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ है। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।